Good morning to all of you present in this morning session. Yesterday we were discussing chapter 3rd, that is accounting principle. आपका जो चैप्टर 3rd है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये आपका चैप्टर जो है हमारा प्रोग्रेस में था। और कल हमने जिसके जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। वो हमने टॉपिक जो डिस्कस किए थे वो हमने किया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, नीड फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये हम आज शुरू करेंगे। तो हमने नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमने कल कर लिया था। आज हम बात करते हैं काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के काइंड्स हैं वो हम देखते हैं। तो ये कितने प्रकार के हैं हम उसके ऊपर जाएंगे अभी। काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आपके जो प्रिंसिपल्स वो कितने प्रकार के हैं। अभी मैं देखिए कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हैं उनको अलग अलग नाम भी बोले गए हैं, यानी सिनोनिमस वर्ड उनके हैं कुछ। आप उनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वो सिनोनिमस वर्ड कौन कौन से हैं, तो उनके सिनोनिमस वर्ड में आपके पास में हैं एजम्पशंस हैं, कन्वेंशन हैं, कंसेप्ट है, डॉक्ट्राइन है, पोस्टुलेट्स है। ये आपके इनके जो है जो प्रिंसिपल्स हैं उनके आपके सिनोनिमस नेम हैं। दोबारा फिर बता देता हूँ, आपके इसमें आपके जो कई टर्म यूज़ की जाती हैं, जैसे अजम्पशंस, ठीक है, कन्वेंशंस, कंसेप्ट्स, डॉक्ट्राइन, पोस्टुलेट्स। तो इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो इनका मीनिंग आपका सेम ही माना जाता है। ये वो हैं। अब इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशंस। फर्स्ट है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या असम्पशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और असम्पशंस, ये आपका एक आपके इसमें बांटा गया है। दूसरा जो है वो आपका होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन हम बाद में करेंगे क्योंकि वो तीन ही हैं, वो तो इसके नीचे काफ़ी सारे होंगे। तो यानी ए हम इसको कहेंगे, बी हम बाद में करेंगे। तो आपको टू टाइप्स के हो गए। एक तो आपके पास में हो गया अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशंस, और दूसरा आपके पास में हो गया अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। अब जो अकाउंटिंग कंसेप्ट या कन्वेंशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये कहते हैं कि इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल पीपल, अकाउंटिंग का सेम मीनिंग सभी लोगों को एक जैसा ही मिले, ये हम बात करते हैं। अब एक जैसा कैसे मिलेंगे। अब जैसे कि मैं आपके सामने हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी का मीनिंग आप लोग सभी एक जैसा कैसे समझेंगे, जब सभी वर्ड्स एक जैसे अंडरस्टैंड होते हैं पूरी दुनिया में। और अगर मैं इंग्लिश में बोलता हूँ द सेम वेकअप शुड बी अंडरस्टैंडेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो ही वो अंडरस्टैंड हो पाएंगे ना। तो ठीक इसी प्रकार से आपके जो अकाउंटेंसी है, जो आपके अकाउंट है, उसमें भी क्या है कि सभी लोगों को जो है वो वर्ड का सेम मीनिंग ही करें, सेम मीनिंग उसके ऊपर आए। तो दुनिया के सारे अकाउंटेंट जो है इस बात के ऊपर एग्री करते हैं कि हाँ जी, हम ठीक वही वर्ड्स यूज़ करेंगे जो हमें प्रिस्क्राइब किए गए हैं, हम उन वर्ड्स को दूसरा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, वो जो बनाई जाती हैं, तो इसके अंदर जो है ये वर्ड्स उसके फाउंडेशन बनती हैं, क्योंकि इसमें जो बेसिक चीज़ें मान के चलते हैं वो सारे के सारे हम एक जैसी लेते हैं वर्ल्ड वाइड। इसका लिए हुआ कि आपकी जो अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशंस का मतलब हुआ कि द कॉमन वर्ड्स दैट आर एक्सेप्टेबल बाय द वर्ल्ड वाइड अकाउंटेंट टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कॉमन वर्ड्स या रूल्स जो आपके वर्ल्ड वाइड अकाउंटेंट्स ने एक्सेप्ट कर रखे हैं वो आपके कंसेप्ट या अजम्पशन से कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें
ये जो कंसेप्ट के अंदर ये गाइडलाइंस होती हैं कि ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी जनरल एंट्रीज या पोस्टिंग कैसे करेंगे, वो उसके अंदर क्लियर होता है, और उनकी रिपोर्टिंग किस प्रकार से होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग अजम्पशंस। ठीक है, और कहता है कि इसमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 है, AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कैसे हुआ कि आपके जो ICWA जो इंडिया की एक संस्था है, उसने काफ़ी सारे ऐसे, जो नेक्स्ट चैप्टर में है, तो उसने काफ़ी सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, एक गाइडलाइंस रूल्स बना रखे हैं, रूल्स की कॉपी है कि उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में आपकी कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, 2 में कौन सी, 3 में कौन सी, 4 में कौन सी। तो ये लगभग 34 के आसपास में ये कुछ एक दो चेंज होते रहते हैं बीच में, तो लगभग 34 के आसपास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो आपका जो हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई ना कोई एक कंसेप्ट को उन्होंने क्लियर किया होता है कि उसको किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट किस प्रकार से बनाया जाता है वो पता चलता है। इसी प्रकार से आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, 26 के अंदर गुडविल के बारे में बात की गई, जो +2 में आपके आगे आएगी। तो यहाँ पर है आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 है, उसके अंदर आपके जो मेन 3 एजम्पशंस दी गई हैं। पहला आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, फर्स्ट आपकी इसके अंदर 3 हैं। पहला गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ, गोइंग का समझ रहे होंगे आप, जाना। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि हम जब भी कोई अकाउंट बनाते हैं, यानी मीन्स व्हेन वी डज द अकाउंटिंग, वी डज द अकाउंटिंग ऑफ दैट बिजनेस विच इज गोइंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ऐसा नहीं है कि यू हैव परचेज्ड 1 बुक एंड यू सेल्ड इट एंड यू हैव नॉट परचेज द सेकंड बुक। आप कहेंगे एक बुक हमने खरीदी थी, अभी उसी बुक के आप जो जर्नल बनाओ, लेजर बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ, फाइनल अकाउंट बनाओ, तो वो आपका नहीं बन सकता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये कहता है कि आपका अगर बिजनेस जो है, हम मान के चलते कि लॉन्ग पीरियड के लिए एग्जिस्ट करेगा, उसका फीचर लंबे समय तक आपका होगा, और उसी का हम रिकॉर्डिंग करेंगे कि जिस प्रकार से आपका फिक्स्ड एसेट्स हैं, हम उसको ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने बिल्डिंग दी थी 1 लाख की, अब बिल्डिंग को 1 लाख के हमने दी, तो हम उसकी बिल्डिंग जो है 1 लाख रुपीज़ से हम रिकॉर्डिंग करेंगे, और उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो आपका जो है एक 5 साल, 10 साल या 20 साल का एक टाइम लेके उस पर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं। हम कभी भी बिल्डिंग को जो पूरी को 1 साल का एक्सपेंस नहीं मानते, क्योंकि आपकी बिल्डिंग है या मशीनरी है वो एक लंबे समय तक चलेगी। मान लो कि एक आपकी मशीन 20 ईयर्स चलने वाली है, और मान लो कि वो 20 लाख की आई है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि आपकी जो मशीन है उसकी पर ईयर एक्सपेंस माना जाएगा 1 लाख, क्योंकि 20 ईयर्स चलेगी, 20 लाख की, तो 1 लाख हम उसको मान के चलते हैं। तो यानी अगर आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ना होता, अगर हम उसकी 20 ईयर्स की एज नहीं मान सकते थे फिर, ठीक है, तो हम उसको 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी नहीं मान सकते। कि हमने मशीन खरीदी 20 लाख के, 20 लाख हमने उसको मान लिया कि इस साल का एक्सपेंस है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हम ये कहते हैं कि केवल उसी बिजनेस के अकाउंट बन सकते हैं विच हैज़ ए लॉन्ग ड्यूरेशन इन फ्यूचर, एक लंबे समय के लिए चलेगा, यानी गोइंग कंसेप्ट, गोइंग एंड चलता जाएगा, हम उसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं। अगर बिजनेस सिर्फ 1 दिन 2 दिन या महीने 2 महीने के लिए है, तो उसका इसमें इस प्रकार की जो है कोई आपके रिजल्ट है, कंक्रीट रिजल्ट नहीं निकल सकते उनके। ठीक है जी, तो ये आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अंदर बिजनेस के जो बाहर की पार्टीज हैं, जैसे कि आपके बैंकर्स हैं, या आपके जो क्रेडिटर्स हैं, या आपके डिबेंचर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो भी आपके बिजनेस के लॉन्ग टर्म यानी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को देख करके ही आपके बिजनेस के अंदर कुछ पैसा लगाते हैं या बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और उनका सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि वो जो है आपकी बैलेंस शीट देखते हैं, और बैलेंस शीट भी 1 साल की नहीं, पीछे 2, 3, 4, 5 सालों की देखते हैं कि बिजनेस का पीछे रिकॉर्ड कैसा चल रहा है, हाउ बिजनेस इज रनिंग, इट इज़ रनिंग इन प्रॉफिट और इट इज़ रनिंग इन लॉस, मीन्स फ्रॉम द लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट they can estimate
द बिजनेस इज इन गुड पोजीशन और नॉट, क्योंकि बैलेंस शीट में आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं। तो एसेट और लायबिलिटीज़ होती हैं तो उसमें आपका पता चल जाता है कि बिजनेस आपका कितने लंबे समय तक चल रहा है, कितने प्रकार का अच्छा है, तभी वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस कंसेप्ट को यही कहना चाहते हैं कि इफ़ देर इज़ नो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अगर लंबे समय तक चलने वाला कंसेप्ट अगर ये नहीं है तो उस हालत में आपका अकाउंट नहीं बन सकते या उनके कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं बन सकते हैं। तो सबसे पहला आपके अकाउंटिंग एजम्पशंस या कंसेप्ट में पहला सबसे पहला आपका है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है जी। सेकंड है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। सेकंड इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, CONSI। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट होता क्या है? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी होता है एक रूपता, एक जैसा। अब एक रूपता या एक जैसा का मतलब ये हुआ कि आप जो अकाउंटिंग जो करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल करते हैं, वो कहता है कि सेम रहने चाहिए 1 ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, मीन्स दे शुड बी कंसिस्टेंट फॉर लॉन्ग पीरियड। ऐसा नहीं कि आप हमने इस साल कोई रूल बना दिया, अगले साल कुछ बना दिया, अगले साल कुछ बना दिया, तो उससे बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक तरीके से कंपेयर नहीं हो सकती है। तो इसलिए आपका कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि किसी प्रकार का ईयर टू ईयर कोई चेंज उसके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट जो है आपके प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट का कंपेरिजन जो है वो हर साल ढंग से नहीं कर पाती और कोई कंक्लूजन ड्रा आउट नहीं कर सकती है। और कहता है कि इफ़ ए फर्म अडॉप्ट द डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन 2 अकाउंटिंग पीरियड्स, तो फिर क्या होगा कि एक साल उन्होंने एक मेथड यूज़ किया, दूसरे साल उन्होंने दूसरा मेथड यूज़ किया, तो उस प्रकार से उनके रिजल्ट्स जो हैं वो अलग अलग निकलेंगे। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि डेप्रिशिएशन के मेथड हैं, तो आपके डेप्रिशिएशन के 5 और 6 मेथड्स आर अवेलेबल देयर, but we mainly discuss the 2 type of the depreciation method, that is straight line method or diminishing method. I have described it previously also. तो उसमें जो ये है कि आपका स्ट्रेट लाइन मेथड में जैसे कि आपका 10 लाख है रुपीज़ की आपने एक मशीन खरीदी, वो मशीन 10 ईयर्स के लिए उसकी लाइफ है, तो 1 लाख पर ईयर का एक्सपेंस हो गया, तो ये तो फिक्स इंस्टॉलमेंट हो गई, यानी इसका फिक्स्ड मेथड हो गया 1 लाख ईच ईयर। और डिमिनिशिंग होता है कि जैसे कि 10 लाख की जो 10% लगाया तो स्टार्टिंग में ईयर में तो आपके पास में हो गया जो 1 लाख, फिर 9 लाख की बची, 9 लाख का 10% 90,000, फिर वो बची 8 लाख की, तो 8 लाख का 10% 80,000। तो इस प्रकार से उसका डिमिनिशिंग मेथड हो जाता है। तो अगर फिक्स्ड मेथड में देखा जाए तो वहाँ पर स्टार्टिंग से लास्ट तक सेम एक जैसा चलता है, डिमिनिशिंग में धीरे धीरे घटता जाता है। तो डिमिनिशिंग में लास्ट ईयर्स में काफ़ी कम डेप्रिसिएशन कटता है। तो उसमें क्या होगा कि अकाउंटिंग है, अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, पहले साल हमने कुछ मेथड यूज़ किया डेप्रिसिएशन का, दूसरे साल में कुछ मेथड यूज़ कर लिया, तो उससे कंसिस्टेंसी नहीं आ पाएगी। तो ये कह रहे हैं कंसिस्टेंसी का एक इसने एग्जांपल करके बताया है कि इस प्रकार से ये है कि आपका डेप्रिसिएशन के जैसे मेथड हैं, इसी प्रकार से वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, वैल्यूएशन स्टॉक के मेथड भी हैं। तो उसमें भी आप एक मेथड को अपनाते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ और आता है, दूसरा अपनाते हैं उसका रिजल्ट कुछ और आता है। तो कहता है कि आप कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को लागू करें कि आप एक मेथड को यूज़ करने लग गए तो उसी मेथड को आप लॉन्ग टाइम तक उसी यूज़ करेंगे ताकि बिजनेस के रिजल्ट सही आ पाए। ठीक है, अदरवाइज तो रिजल्ट उनके बढ़िया नहीं आ पाएंगे। और कहते हैं कि अगर किसी कारण से अगर बिजनेस को किसी सर्कमस्टेंसेस से आपके इनको बदलना पड़े तो उनको बदला तो जा सकता है, पर उनके बारे में जो है वो डिटेल लिखनी चाहिए कि पहले ये मेथड चल रहा था उसमें ये डिफरेंस आता था, अब इतना आ गया है। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी हो गया। और थर्ड है एक्यूरल कंसेप्ट। थर्ड इज एक्यूरल कंसेप्ट। एक्यूरल कंसेप्ट, ठीक है। पहले आपका था गोइंग कंसर्न कि बिजनेस इज अज्यूम्ड दैट इट विल रन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ठीक है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट मीन्स द मेथड ऑफ एवरी ईयर विल रिमेन सेम, कि हर साल आपके मेथड जो है कैलकुलेशन के सेम रहेंगे। और थर्ड आपका है एक्यूरल कंसेप्ट। एक्यूरल कंसेप्ट ये आप पहले पढ़ भी चुके हैं, आपका कैश बेस और एक्यूरल बेस अकाउंटिंग आपके पीछे आई थी, तो ये सेम थिंग आपकी वही है। तो एक्यूरल कंसेप्ट ये बोलता है
कि द ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल बेस, ठीक है। इट प्रोवाइड द मोर अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज एज कम्पेयर टू कैश बेसिस। जो कैश बेसिस में तो क्या था आपका, यू कम टू नो दैट ऑन कैश बेसिस द कैश रिसीव्ड यू assumed it as an income, cash paid you assumed it as an expense, but that is not the accurate picture of the business. It means there is no true and fair profit and loss, but in the accrual basis there is a true picture of profit and loss. तो आपका जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि एक्रूअल बेस के अंदर जितने भी एक्सपेंस या जितने भी इनकम्स, जितने भी एसेट्स, जितने भी लायबिलिटीज अक्कर हो चुकी हैं, जब वो पैदा ही हो चुकी हैं, उसी समय हम उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे कि आपने जो है कोई मशीन उधार पे खरीद ली, यू परचेज अ मशीन ऑन क्रेडिट, इट मीन्स यू क्रिएटेड अ लायबिलिटी एंड इट विल बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन द बैलेंस शीट एज अ लायबिलिटी। इफ यू हैव पेड इन एडवांस, इट मीन्स इट बिकम एन एसेट फॉर यू, you have to record the advance immediately in the balance sheet. It means accrual means any expense or any income, any liability or any asset that take place, that may be on credit or that may be on cash, that will be recorded immediately and it will give you the fair view of the profit and loss of a business, ठीक है जी। तो ये आपका कहते हैं कि इसी के अंदर आपका जो मैचिंग कंसेप्ट भी इसी के अंदर लागू हो पाता है कि इफ यू हैव द मेथड ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट देन मैचिंग कंसेप्ट कैन बी यूज्ड। मैचिंग का मतलब मैच करना, मैच करना कंपेयर करना, मीन्स एक्सपेंस और इनकम यू कंपेयर बोथ। इफ द एक्सपेंस आर मोर, income is less, then there will be loss. If the income is more, expense is less, then there will be profit. तो ये एक्रूअल में हो सकता है, कैश में ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है जी। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 3 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 उसके अनुसार जो है ये आपके 3 कंसेप्ट थे। ये AS 1 जो था उसके अनुसार आपके ये 3 टाइप के आपके एजम्पशंस कहें या कंसेप्ट कहें ये थे। तो पहला गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कि बिजनेस इज रनिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड एंड वी कैन प्रिपेयर द अकाउंट इफ द बिजनेस इज ए फॉर लॉन्ग पीरियड। तो ये अगर लंबे समय तक चलेगा तो हम अकाउंट बना सकते हैं, वरना नहीं। कंसिस्टेंसी मीन्स देयर शुड बी नो चेंज इन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस ट्रांजेक्शन की कैलकुलेशन में कोई मेथड हर बार चेंज नहीं होना चाहिए, एवरी ईयर शुड नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। एक्रूअल कंसेप्ट means there should be adopted the accrual concept of recording of transactions, means all the things should be recorded when they take place. It means no waiting of cash incoming or outgoing, ठीक है जी। तो ये 3 तो हो गए। तो इसके अलावा कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट, अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट 4th आपका वो अदर में मान लो, ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हो गया था, एस में हो गया था, और ये अदर। अदर के अंदर आपका 4th नंबर जो है वो आपका कहता है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो है वो क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब ये हुआ कि व्हेन यू प्रिपेयर द अकाउंट you always think about the business only, you never prepare the account for yourself। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब भी आप अकाउंट की बात करते हैं, अकाउंटेंसी की बात करते हैं, तो आप उसके अंदर कहीं पर भी नहीं हैं। आप ये मालिक बन के बैठ जाते हैं कि मैं ओनर हूँ, सब कुछ मेरे अकाउंट से हो रहा है। नो, यू आर नथिंग। हम ये मान के चलते हैं अकाउंटेंसी द शॉप और द फर्म दैट इज ए पर्सन, इट हैज़ ए सेपरेट एंटिटी। ये एक अलग ही आदमी माना जाता है, जो आपकी दुकान है वो एक अलग आदमी माना जाएगा। तो कहता है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, एंटिटी होती है एक व्यक्ति तो बोल दे उसको हम एक प्रकार से, अभी एक्चुअल मीनिंग इसका हिंदी में नहीं आ रहा है, मतलब एक सेपरेट पर्सन माना जाता है। कि जिस प्रकार से हम बिजनेस के अंदर अगर हम लगाते हैं कैपिटल, तो कैपिटल लगाते हैं तो आपने जो पैसा लगाते हैं बिजनेस के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हम ये एंट्री करते हैं।
और जब ड्राइंग करते हैं तो हमारी एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अब पैसा आया पैसा गया। अब ये आया गया का क्या मीनिंग हुआ, जब आप ही सब कुछ हैं तो पैसा आया दिया किसने, पैसा गया तो लिया किसने, तो आप ही खुद लेने वाले खुद देने वाले हैं, तो वो नहीं है। आप बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं। सेपरेट एंटिटी मतलब कि जैसे कमरा है, ये दुकान है, ये दुकान मालिक तो बाहर का है कोई। ठीक है, या यूँ मान लो कि जैसे कि आदित्य बिरला है या टाटाज हैं या अंबानी ग्रुप हैं या अडानी ग्रुप हैं, उनकी तो कोई छोटी दुकानें नहीं हैं, उनके तो कई कई यूनिटें चलती हैं, किसी के 50 यूनिटें, किसी की 60 यूनिटें, 50-60 कंपनियां चलती हैं। वो उस बिज़नेस में पैसा लगा के मैनेजर को अपॉइंट करके छोड़ देते हैं, वो मैनेजर जो बिज़नेस को रन करते हैं। इसका नहीं होगा कि जब मैनेजर एज ए मैनेजर यानी एक बिज़नेस का मैनेजर होने के नाते वो आपका जो टाटा को या आपके बिरला को एक बाहर का आदमी मानते हैं और बिज़नेस की रिकॉर्डिंग वो बिज़नेस के हिसाब से करते हैं। अगर टाटा ने पैसे दिए तो आ जाए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अगर टाटा ने ड्राइंग की तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो जाएगा। इसका क्या हुआ कि हम बिजनेस को सदा एक अलग एंटिटी मान के चलते हैं। तो इसका ये हुआ कि जो भी अमाउंट मालिक ने दिया बिजनेस के लिए वो ड्राइंग कहलाती है, और जो भी अमाउंट मालिक ने बिजनेस से लिया तो वो आपकी जो मालिक ने पैसा दिया बिजनेस में वो तो कैपिटल है, और जब बिजनेस से लिया तो वो आपकी ड्राइंग आपकी होती है। तो हम ये कहते हैं कि जो प्रोपराइटर है उस प्रोपराइटर को हम एक्सटर्नल पार्टी मान के चलते हैं कि प्रोपराइटर इज एन आउटडोर पर्सन, ही इज नॉट ए पर्सन ऑफ द बिजनेस। अब इसी प्रकार से व्हेन ही इन्वेस्ट द मनी ही आस्क फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको देते हैं और हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे लेते हैं। जब हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो एक्सपेंस दिखाते हैं उसका, हम उसका इनकम, उसका मालिक का एक्सपेंस हमारी इनकम है, हम दिखाते हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते हैं। यानी हम मालिक को अलग मान के चलते हैं। कहने का मतलब पूरे चीज़ का यही एक भावार्थ है कि हम कहने का इसमें कि हम इसको अलग मान के चलते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि अगर मालिक ने बिजनेस के अंदर से बिजनेस के अंदर अपने को गाड़ी लेके आता है, ठीक है, वो बिजनेस में लगा दी गाड़ी की, बिजनेस से काम आएगी, तो वो गाड़ी भी उसकी एज एन एसेट रिकॉर्ड होती है। ठीक है, अगर मालिक ने मकान ले रखा है खुद के रहने के लिए और उसके लिए अगर बिजनेस किराया पे करता हम ड्राइंग बोर्ड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर कुल मिला के आई वांट टू क्लियर दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर नॉट सेम वन, वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हैं, वो कभी एक नहीं माने जाते हैं। फिफ्थ इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है, मनी मेजर कंसेप्ट का मतलब ये हुआ कि एनी ट्रांजैक्शन दैट टेक प्लेस इन द बिजनेस दैट शुड बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, इफ दैट इज नॉट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में आपका जो रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, if there is a quarrel between production manager and sales manager, although it affects the business efficiency, it will lead to loss to the business, but we never record these things। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी जो स्ट्राइक हो गई बिजनेस में, या कोई कंपटीटर आपके बाज़ार में आ गया, या कोई बेटर प्रोडक्ट है आपके सामने आ गया और उस कारण से आपका लॉस हो रहा है, तो आप उस लॉस को भी एंटर नहीं कर सकते। मीन्स दैट कैन नॉट मेजर इन टर्म ऑफ मनी, तो आपका जो है मनी मेजरमेंट में नहीं हो पाती कोई चीज़, तो दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। और सेकेंडली ये भी इसका मीनिंग ऐसे निकाल सकते हैं कि मनी मेजरमेंट का मतलब ये हुआ कि इफ़ यू हैव परचेज द टेबल एंड चेयर, then the table and chair, suppose you have purchased the 10 tables and 20 chairs and only this is given but no amount is given, it means the measurement in term of money is not available there, there should be a cost of table or the chair, otherwise it will not be recorded। तो ये आपका कंसेप्ट कहता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है जी, तो 5 हुए
पहले 3 तो आपके थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड, जो आपके बुक्स में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिए। कौन सा है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मीन्स इट बिलोंग्स दैट बिजनेस विल रन फॉर ए लॉन्ग पीरियड एंड वी विल प्रिपेयर द अकाउंट। इफ द बिजनेस इज फॉर 1 or 2 months that it the accounts cannot be prepared. Consistency means there should be no change in the methodology of marking making the calculation, means the method will be remain same, so that there should be consistency. Accrual concept means when any transaction take place that is recorded immediately, means there is no wait of a cash incoming or a cash outgoing. And next was business entity concept. Business entity concept means the business and businessman both are different from each other, means there is no same thing of business and businessman. When he deposits the capital money into the business, that it is called as capital. When he withdraw, then it is called as drawing. And next is money measurement concept. Anything that take place, any transaction that take place, that must be that must be measurable in term of money. If it is not measurable in term of money, then it cannot be recorded. ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट 6 इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब आप कहते हैं कि हमने जो है 20 लाख रुपए कमाए हैं प्रॉफिट के, और यू हैव अर्न द 20 लाख एज ए प्रॉफिट, वी एग्री इट, देन आई विल आस्क ऑन यू कि ये कितना ये प्रॉफिट जो 20 लाख है कितने साल का है? 1 साल का, 2 साल का या 5 साल का? अब आप ये कहेंगे सर ये तो नॉर्मल है कि हम जब प्रॉफिट जो भी कमाते हैं वो 1 ईयर के लिए होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, जिसको हम FY बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर, वो आपका 12 मंथ का होता है। ठीक है, दैट इज फाइनेंशियल ईयर इज फॉर 12 मंथ। आपका एक कैलेंडर ईयर होता है, वो आपका 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होता है। एक आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, ये फाइनेंशियल ईयर इंडिया के अंदर 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। जैसे आपका एजुकेशन ईयर है, ये भी 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। ठीक है, तो ये कहता है कि आपका कोई ना कोई आपका जो है अकाउंटिंग पीरियड आपका होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। अगर अकाउंटिंग पीरियड जो फिक्स नहीं है तो हम किसी प्रॉफिट को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और उसमें जो है आपका ये डिपिक्ट करता है कि आपने कौन सा ईयर लिया था। दैट ईयर में भी एनी 12 मंथ इन हिंदी, जो आपके जो इंडियन जो लैंग्वेज में आपके जो अकाउंट रखते हैं नॉर्मली दिवाली से दिवाली रखते हैं। जो आपके जितने बिजनेसमैन हैं छोटे मोटे अपने गली मोहल्लों में, वो अपने बही खाता जो दिवाली से दिवाली करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करके, और वो अगले साल की शुरुआत करते हैं। क्योंकि हिंदू जो धर्म है उसमें आपके जो अकाउंट रखे जाते हैं वो दिवाली को जो है पहला दिन मान के चलते हैं। ठीक है, तो दिवाली से दिवाली हो सकती है, आपका होली से होली भी करते हैं कुछ लोग। ठीक है, और कुछ लोग जो है वो जनवरी टू दिसंबर भी करते हैं। और आपका नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर जो है हम 1 अप्रैल टू 31 मार्च हम इसको मान के चलते हैं। ठीक है जी, तो ये हम आज 6 प्रकार के जो है कंसेप्ट है हम डिस्कस करते हैं। तो ये हालांकि 11 टाइप के हैं, फिर 3 टाइप के आपके जो दूसरे में बताए थे वो कन्वेंशंस हैं। तो अभी हमने 6 ये हमने किए हैं, तो कल जो है बाकी चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। एनीबॉडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज़? हाँ जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप पूछिए मेरे से। रितु, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं बेटा? कंसेंसटी कंसेप्ट होता है बेटा कि आपकी कंसेंसटी का मतलब ये है आपके घरों में जब बिजली आती है तो बिजली कभी कम हो जाए कभी ज़्यादा, आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है ना, कि AC नहीं चला या कूलर ढंग से नहीं चल रहा है, लाइटें ढंग से नहीं चल रही। आप कहते हैं कंसिस्टेंट नहीं है लाइट जो है फ्लक्चुएट कर रही है। तो कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है, बिजनेस में कंसिस्टेंट का क्या मतलब हुआ? कंसिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि आप जो भी कैलकुलेशन के मेथड यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे उसमें डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं, चाहे डिमिनिशिंग लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो आप उन मेथड को एक जैसा यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी
फर्स्ट ईयर में यूज़ किया तो सेकंड ईयर में वही होगा, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में भी हम लगातार वही मेथड को हम यूज़ करेंगे। तो अगर वैसी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका हर साल का प्रॉफिट या लॉस वो एक जैसे तरीके से निकलेगा। अगर हमने एक साल है डिमिनिशिंग मेथड लगा दिया, एक साल हमने दूसरा मेथड लगा दिया, तो फिर वहाँ पर आपके जो है वो रिज़ल्ट एक जैसे नहीं आएंगे। कि अगर मान लो हम ये कहते हैं कि आप कोई गेम खेलते हैं घर के अंदर, कोई कैरम का या कोई दूसरी प्रकार का गेम खेलते हैं, अब उस गेम में आपने कुछ कंसेप्ट या कन्वेंशन बना रखे हैं, उसमें आपने गेम को एक जैसा कंसिस्टेंट रखने के लिए एक जैसे रूल आप सदा फॉलो करते हैं। अगर आप उसका रूल चेंज कर दें गेम का, तो पहली बार जो जीता था हो सकता है कि सेकंड बार उस रूल के कारण से हार भी जाए। जैसे क्रिकेट के मैचों के बीच में हुआ था इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि कुछ रूल चेंज हो गए तो दूसरी टीम हार गई। जैसे कि बारिश आ गई, बारिश आने के कारण से पहले वाली टीम के हालांकि रन ज़्यादा थे, पर बारिश के कारण से जो रूल है, पता नहीं मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उस रूल के अनुसार दूसरी टीम जीत गई। अब उसके अंदर क्या कंसिस्टेंसी तो नहीं रही। तो ठीक अकाउंटिंग में भी उसी प्रकार से कि आपकी सेम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एनी अदर पॉइंट बेटा? और कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे हो तो बात करिए। हाँ बेटा? हाँ जी, मैं अपनी तरफ फ़ोन को कर रहा हूँ, हम बातें कर लेते हैं। आपको जो है कुछ असाइनमेंट जो मैं भेज देता हूँ,